हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 16 और इसका नाम है विराम चिन्ह। ठीक है, मतलब पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। आइए। विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। रुकने या ठहरने से वाक्य का सही अर्थ समझने में सुविधा होती है। बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, कहीं कम समय के लिए, कहीं अधिक समय के लिए। तो देखिए, ये तो होता है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं कहीं कहीं बीच में 1 सेकेंड 2 सेकेंड का पॉज ले रही हूँ, है ना, रोक रही हूँ ना मैं। इससे क्या होता है कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, कुछ निश्चित चिन्हों को यथास्थान लगाकर हम भाषा की गति, प्रवाह और विराम की व्यवस्था को बनाकर रखते हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट और बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, चलिए देखिए। रोको मत, जाने दो। ठीक है, दूसरा देखिए, रोको मत, जाने दो। तीसरा देखिए, रोको मत, जाने दो। तो देखिए, तीनों में ही आपने क्या कहा है। देखिए, इनके जो हमने विराम चिन्ह लगाए हैं, इनसे हमारा पूरा का पूरा जो पूरा वाक्य है वो बदल चुका है ना, तीनों में ही। देखिए, लिखते समय वाक्य के बीच में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए व्याकरण में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो विराम चिन्ह का नाम दिया है और दूसरे ही जो सारणी है उसमें आपको विराम चिन्ह बताए गए हैं कि कौन सा किसका है। ठीक है, देखो, पहला है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का चिन्ह देख लिया आपने कैसा है। चलिए दूसरा देखिए, अर्ध विराम। ये अर्ध विराम का है। तीसरा जो है अल्प विराम, ये है। फिर है योजक विराम, ये डैश जैसा है। ठीक है, पांचवा निर्देशक चिन्ह। ठीक है, विवरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह और हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह। ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं एक एक करके इन सारे चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है पूर्ण विराम। ठीक है, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर हम कुछ समय के लिए रुककर अगला वाक्य शुरू करते हैं। ठीक है, वाक्यों को लिखते समय प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यश पुस्तक पढ़ रहा है। तो देखिए, ये वाक्य पूरा खत्म हो गया तो हमने इसके आखिर में पूर्ण विराम लगा दिया है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, अर्ध विराम। ठीक है, तो यहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर तक पूर्ण विराम से कम देर रुकना हो, वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात पूर्ण विराम और अल्प विराम के मध्य का चिन्ह अर्ध विराम है। ठीक है, जैसे भारत संसार का धर्म गुरु है, ऐसा सभी मानते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों के बीच कोई योजक ना हो तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह देर से उठा, नहा धोकर नाश्ता किया। ठीक है, अपनी साइकिल उठाई और चल दिया। ठीक है, मिश्रित या संयुक्त वाक्यों में दो विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं उसे जानता हूं, वह मुझे नहीं जानती है। ठीक है, अब तीसरा देखिए, अल्प विराम। ठीक है, पढ़ते या बोलते समय जिस स्थान पर थोड़ा ठहरना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। ठीक है, ऐसे ही एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक शब्दों या पदबंधों को अलग अलग दिखाने के लिए, जैसे राम, श्याम, गोपाल और रमेश आए। ठीक है, संबोधन शब्द के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे गगन तुम इधर आओ। ठीक है, उद्धरण चिन्ह से पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे उसने कहा आज हम बाजार जाएंगे। ठीक है, पत्र में अभिवादन लिखते समय, समापन के समय, पता लिखते समय महीने की तारीख और वर्ष को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, अभिवादन तो हम कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, पूज्य पिताजी और अल्प विराम। ठीक है, समापन भवदीय
फिर अल्प विराम, पता तो पता डालेंगे और फिर क्या करेंगे, अल्प विराम। ऐसे ही तारीख और वर्ष डालेंगे तब भी अल्प विराम लगाएंगे, ठीक है। चौथा आता है योजक चिन्ह, ठीक है। जब दो या दो से अधिक समान अर्थ वाले विपरीतार्थक पुनरावृत्ति वाले शब्दों को मिलाना हो तथा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता बाप बेटा, ठीक है। पांचवा है निर्देशक चिन्ह, ठीक है। यदि किसी बात का उदाहरण आगे दिया जाना हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे मोना ने कहा मैं बीमार हूं, ठीक है। इसका प्रयोग विषय विभाग संबंधी हरेक शीर्षक के आगे वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य समय अथवा भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने हेतु उदाहरण अथवा जैसे के बाद उद्धरण के अंत में लेखक के नाम के पूर्व और कथोपकथन में आगे किया जाता है, ठीक है। चलिए अब छठा देखते हैं विवरण चिन्ह। जब किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वनों के लाभ निम्नलिखित हैं, ठीक है। सातवां देखिए विस्मयादि बोधक, ओके। शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाय मैं लुट गया, अरे तुम कब आए, ठीक है। आठवां देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग उन वाक्यों के अंत में किया जाता है जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, जैसे आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं। तो ये तो आपको समझ आ गया है ना, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक है। नौवा देखिए उद्धरण चिन्ह, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक हरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। किसी वाक्य में कवि लेखक के उपमान, पाठों के शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्र आदि का नाम एक हरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे बाल भारती बच्चों की पुस्तक है, ठीक है। उद्धरण चिन्हों, ठीक है, जब किसी पुस्तक के अंश अथवा वक्ता के कथन को उन्हीं शब्दों में उद्धृत किया जाए तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए उसने कहा मेरे आने तक तुम यही प्रतीक्षा करो, ठीक है। अब 10वां देखिए कोष्टक चिन्ह। कोष्टक के भीतर मुख्य रूप से ऐसी सामग्री रखी जाती है जो मुख्य वाक्य का अंग नहीं होती। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे वह प्रियवंदा, प्रिय बोलने वाली स्त्री है, ठीक है। 11वां देखिए लोप सूचक चिन्ह। किसी उद्धरण को देते समय जब उद्धृत अंश में से स्थानीय समय के अभाव में किसी अंश विशेष की आवश्यकता न होने पर कुछ शब्द या वाक्य छोड़ दिया जाता है, जैसे कि हर मनुष्य को यह शिक्षा दी जाती है कि तुम उस विश्वास से एक हो, इसलिए दूसरों को चोट पहुंचाना अपने को ही चोट पहुंचाना है। तो देखिए आप समझ गए किस प्रकार हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए 12वां देखिए संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उसका कुछ प्रारंभ अंश लिखकर संक्षेप सूचक चिन्ह को लगा देते हैं, जैसे डॉक्टर में आपने डॉ लिखा और बाद में आपने एक लाघव चिन्ह लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही ईस्वी लिखा, ई में ई बनाया और वहां पे हमने लाघव चिन्ह लगाया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू में हमने ज, फिर लाघव चिन्ह ल, फिर लाघव चिन्ह और फिर नेहरू लिखा है, ठीक है। देखिए अब 13वां देखते हैं हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह। देखिए लिखते समय जब वाक्य में कोई बात छूट जाती है परंतु वाक्य में उसके जोड़ने की आवश्यकता का अनुभव होता है तो छूटे हुए स्थान पर हंस पद का प्रयोग करके वह बात लिख दी जाती है, जैसे माता पिता बच्चों को सदा प्रसन्न देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आप सभी बच्चे एक बार इसको फिर से पढ़िएगा और सारे चिन्हों को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे एक अगली कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।